हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस बायोलॉजी को, और हमने काफ़ी जो है लगभग 24-25 ब्रांचेस को लेकर बात करी, और हर एक ब्रांचेस को हमने जो है डिटेल में समझा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको जो है देखने के लिए मिलेगा सिर्फ बायोलॉजी में। इसका क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाता है, और उसके साथ साथ कभी कभार इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं ये। तो ऐसा नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और जो आपको चीज़ें बताई जा रही है उनको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़रूरी है। और बीइंग अ स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा जो पेपर बनाता है, जो आपकी परीक्षा लेता है बोर्ड, वो आपको ये सवाल दे सकता है आपके पूछने के लिए। तो हमारे लिए आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक क्वेश्चन को आपको सही बताना है, ठीक। चलिए आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं हम लोग। हमने बात कर चुकी थी एग्री इन सबको लेकर, ए से जो स्टार्ट होते हैं ब्रांचेस, बी से स्टार्ट जो होते हैं ब्रांचेस, और लास्ट हमने जो बात करी थी कैरोपॉडी की बात करी थी, जो ब्रांच है जो आपकी स्टडी ऑफ फीट फीट से जो जुड़ी हुई बातें हैं उनको अध्ययन करती है। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आपका 25 जो है 25 सीरियल नंबर पे कौन है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखो, डेंड्रो और उसके बाद आ गया क्रोनोलॉजी। आपको पहले मैं वर्ड समझा देता हूँ। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कोई भी अगर आप इवेंट होता है, कोई भी आप इवेंट होता है, जब उसको आप टाइम लाइन पे फ्रेम करते हैं, टाइम लाइन पे फ्रेम करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिपेंडेंस के, है ना, इंडिपेंडेंस के लिए कौन से नेशनल मूवमेंट हुए थे इन अ क्रोनोलॉजी। यानी अब क्रोनोलॉजी यानी इन अ सीक्वेंस कैसे बताओगे आप? पहले आप शुरू करोगे, कब से शुरू हो गया था? मान लो आप 1900 से बात करो, बोला गया 90 से लेकर 1947 तक के आपको इवेंट बताने। तो हर एक जो है एक एक ईयर बढ़ते हुए आप जो है सारे इवेंट्स को बताया करोगे, ठीक। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि टाइम ऑर्डर के साथ जो है आप चीज़ों को जो है अध्ययन कर रहे हो। अब आ गया डेंड्रो। अब डेंड्रो का मतलब क्या है? डेंड्रो का मतलब जो होता है प्लांट, पौधे, इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें, ट्रीज। तो ये हो गया आपका स्टडी ऑफ द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथिंग। तो देखो क्या होता है कि स्टडी की जो ईयर है, या स्टडी की जो उम्र होती है, जो सॉरी पेड़ की जो उम्र होती है, या पेड़ कितना वर्ष पुराना है या कितनी उसकी उम्र है, उसको पता करने के कई तरीके होते हैं। कुछ पौधों पे रिंग आती है, तो रिंग काउंट करने से पता चल जाता है उनकी उम्र। कुछ पौधों पे छाल आती है, जो छाल होती है उसकी परत आती रहती है, उससे पता चल जाता है उसकी उम्र क्या है। तो देखा होगा जो पेड़ ज़्यादा बूढ़ा होने लगता है तो वो उतना इतना अधिक मोटा जो है आने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर छालों जो है उसकी परत आने लगती है, ठीक। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी बताता है कि हम जो पेड़ों की उम्र गिनते हैं या उम्र का जो जानकारी में प्राप्त करते हैं ना, स्टडी ऑफ द एज ऑफ ट्री, तो उन पेड़ की आयु, उसको गिनना, उसको एनालाइज करना, उसकी जो वार्षिक ग्रोथ है उसको देखना, उसको स्टडी करना, किसके अंदर आता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट। चलिए नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा डर्माटोलॉजी। तो अब डर्माटोलॉजी नहीं पता तो डर्माटोलॉजिस्ट पता होगा, जो आपके त्वचा विशेषज्ञ होते हैं, या जो त्वचा रोग को ठीक करते हैं, जो आपकी त्वचा को लेकर इलाज करते हैं, जो स्किन होती है। अब मान लो स्किन को लेकर किसी भी तरीके का जो इलाज किया जाता है, जैसे आपके पिंपल आ गए, उसको लेकर जो दवाई दी गई, आपको कहीं जल गया और इसके स्किन पे निशान हो गए, उसको लेकर, है ना, कॉस्मेटिक्स को लेकर। तो डर्मेटोलॉजी क्या करता है? आपकी स्किन को स्टडी करता है। डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, तो डर्मेटोलॉजी मतलब हो गया स्टडी ऑफ स्किन। जो त्वचा रोग, त्वचा के बारे में जो अध्ययन होता है वो हमारा किस में आता है? डर्मेटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है डेमोग्राफी। देखो डेमोग्राफी जो होता है ना, ये एक ज्योग्राफी का भी जो मेनली जो ये कैटेगराइज होता है, ये होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है, यानी जनसंख्या की जो है अध्ययन करना। अब जो डर्मोग्राफी है वो मैं ज्योग्राफी में क्यों बात कर रहा हूँ, क्या मुझे आप बताइए जनसंख्या कहाँ हो सकती है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। बहुत बर्फीले पहाड़ों पर घनी घनी जनसंख्या कहाँ होगी, रेगिस्तान पर, घने जंगलों में, या खुले मैदानों में जहाँ अपना तालाब हो, पानी हो, खेत खलिहान के लिए जमीन हो। तो आपका सीधा सीधा रीजन आएगा कि सर खुले मैदानों में जनसंख्या ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप भारत को ही देखें तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। फिर घनत्व के मामले में कौन आता है आपका, देखो बिहार, बंगाल, इन सब में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। क्योंकि ये क्या है, ये प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया पे क्या होता है, खेती करने के लिए जमीन, बहुत जमीन मिलती है। जो है समतल होती है जमीन, ना किसी भी प्रकार की जो है इसमें आकृति या विकार नहीं होते, उबड़ खाबड़ नहीं होती, समतल होती है। घास होती है, पशुपालन किया जा सकता है, नदियां होती हैं, तालाब होती है। तो इसीलिए जो है प्लेन में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को जो है हम यहाँ पर बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, किस पे, डेमोग्राफी में। तो डेमोग्राफी मैंने आपको बता दिया मेनली किस में आ जाएगा, जियोग्राफी में आ जाएगा। डेंटिस्ट्री किसका जो है ब्रांच होता है, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द केयर ऑफ टूथ। अब देखो डेंटिस्ट आता है आपका, तो डेंटिस्ट क्या करता है, आपके दांतों को पढ़ता है, आपके दांतों की देखभाल करता है, आपके दांतों को इलाज करता है। आपके मान लो दांतों में दर्द है, डेंटिस्ट दवा देगा। आपका दांत टूट गया, डेंटिस्ट उसको ठीक कर देगा। आपको मतलब कैप लगवानी है, डेंटिस्ट ठीक कर देगा। आपको जो है क्लीनिंग करवानी है, डेंटिस्ट उसको क्लीन करता है। तो डेंटिस्ट्री में क्या हो जाता है कि वो साइंस की ब्रांच जो आपकी टूथ के केयर को लेकर बात करती है, दांतों के केयर को लेकर बात करी जाती है। डिफ्यूजन क्या हो गया, देखो डिफ्यूजन कहने को तो अब ये एक ब्रांच है, लेकिन ये मेनली एक टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। जो सेल के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी डिफ्यूजन होता है। रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए कोई कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा जो है कंसंट्रेटेड है, और एक लोअर कंसंट्रेटेड है। तो हायर कंसंट्रेटेड से लोअर कंसंट्रेटर जो कंसंट्रेशन की क्षेत्र या की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मेनली क्या आ जाता है, एक टॉपिक हो जाता है जिसको लेकर हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है एपिडी एपिडीमियोलॉजी। एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो अब आपने देखा होगा, एक होता है पैंडमिक, एक होता है एपिडेमिक, और आपने होता है एक होता है आउटब्रेक। तो मैं आपको ये तीनों समझाता हूँ। हम बात करते हैं कोविड 19 की, कोविड 19 की, ठीक है। तो कोविड 19 जब वुहान से निकला, तो सबसे पहले कोविड 19 वायरस चाइना के वुहान जो प्रांत है, जो एरिया है उसमें आया। तो वुहान में ये जो है वायरस फैला, ठीक है। और चाइना के कई बहुत सारे जो शहर है उनमें ये फैला। तो ये एक छोटे एरिया तक था, इसे बोला गया आउटब्रेक। लेकिन अब ये वुहान वायरस बाहर निकलने लगा, कुछ देशों में फैला, चाइना में पूरी तरीके से संक्रमित कर दिया, फिर ये हो गया एपिडेमिक। पूरी दुनिया में जब ये फैल गया तो उसको बोल दिया गया पैंडेमिक, पैंडेमिक। तो ये बीमारी के एक लेवल होते हैं, आउटब्रेक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। तो जो बहुत ज़्यादा संक्रमित होते हैं, जो बहुत जल्दी वायरस फैलते हैं, वो ज़्यादातर एपिडेमिक और पेंडेमिक जैसी सिचुएशन लेकर आते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ वायरस फैक्टर अफेक्टिंग द आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीज ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। तो एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ाई करते हैं कि कौन से फैक्टर रहे हैं, है ना, कौन से फैक्टर रहे हैं, कौन से कारक रहे हैं जिनकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है इतना फैला है। यानी इस पूरी जो जनसंख्या है इसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन किन कारकों की वजह से फैला है, क्या इसके पीछे का जो रीज़न है, वो सबको स्टडी कौन करा जाता है, एपिडेमियोलॉजी में, राइट। नेक्स्ट आता है आपका
इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। तो जो आपके लिविंग बात करें तो ये भी एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है। तो जैसे आपका ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया, तो इन लिविंग वर्ल्ड के साथ जो आपके साथ दूसरे फैक्टर होते हैं उनको लेकर किस तरीके से हमारी निर्भरता होती है, किस तरीके से हम अपना संबंध जो है उसके साथ बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को लेकर तो हमने पूरा अभी एक क्लास करी है। तो इवोल्यूशन मतलब स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, जीवन की कैसे शुरुआत हुई, क्या कारक रहे जीवन के, और जीवन किस तरीके से आगे बढ़ा, कितने बदलाव देखने को मिले, कौन सी वनस्पतियाँ थी, कौन सी वनस्पतियाँ आज हैं, किस तरीके के जो है हमारी धरती पे प्राणी रहे, किस तरीके के जो है वो खत्म हो गए। जैसे डायनासोर्स की लेकर हम बात करते हैं, तो अब डायनासोर जितने बड़े एनिमल्स क्यों नहीं थे, पहले क्यों थे, पहले आइस एज आई थी अब क्यों नहीं आई है। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन सब से जो है आपके बारे में जो है यहाँ पर पता चलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आता है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? देखो, एम्ब्रियो जो होता है ना, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को लेकर जो है बात करी जाती है, राइट। और उसको लेकर पढ़ाया जाता है, अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियो क्या है, किस तरीके से ये जो है बना होता है, इन सब को लेकर जो है हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में बात करते हैं। यूजेनेसिस, अब यूजेनेसिस को मैं बता देता हूँ, स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो ह्यूमन रेस का मतलब होता है पूरी हम मानवता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पूरी मानव रेस है उसको लेकर किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसमें जो है किस तरीके से सुधार करा जा सकता है, कौन से कारक हैं जिनको लेकर हम अपनी जो ह्यूमन रेस है उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो उसको डिटेल को अध्ययन करने के लिए उसको स्टडी को हम क्या बोलते हैं? यूजेनेसिक्स। नेक्स्ट आता है आपका यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं आ चुकी हैं, अब तो देखो हीट वेव आ गई है। तो हीट वेव से क्या होता है, काफ़ी लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की तबीयत खराब होती है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा दुखद समाचार मिलते हैं, काफ़ी लोग अपना जो है जीवन खो देते हैं अत्यधिक गर्मी होने की वजह से। ज़्यादा सर्दी या पारा जब होता है तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे जो इंसान हैं, जो मनुष्य अपना जीवन जो है खो देते हैं। तो वही है जो इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण कंडीशंस है, जैसे प्रदूषण का ज़्यादा हो गया, प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से आपकी चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, किसी भी तरीके का अगर प्रदूषण या पॉल्यूशन बढ़ता है तो उससे कैसे ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होता है। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होनी चाहिए जिससे जो ह्यूमन बींग्स है उनका इम्प्रूवमेंट हो, उनकी जो है आर्थिक रूप से, उनकी बात करें हम फिजिकल रूप से, यानी उनके स्वास्थ्य को लेकर इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसको हम बोलते हैं यूथेनिक्स। यूफेनिक्स क्या होता है? यूफेनिक्स होता है द इम्प्रूवमेंट ऑफ फेनोटाइप डिफेक्ट ड्यू टू जेनेटिकल अबनॉर्मलिटी बाय ऑल्टरिंग द एनवायरनमेंट। अब देखो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ओजोन लेयर डिप्लीटेशन की वजह से जो पैरा बैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो पृथ्वी पे आती हैं। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे आ रही हैं उससे त्वचा के कैंसर, आपने सुना होगा त्वचा के कैंसर होने का खतरा हो रहा है। उससे आपने सुना होगा कि म्यूटेशन का खतरा होता है। तो जैसे पराबैंगनी किरणें जो है पारदर्शी होती हैं, वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी बॉडी से निकल जाती हैं, और वो जो हमारा सेल, जो हमारा डीएनए होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, उससे छेड़खानी करती हैं, तो जिसमें से जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। तो इसमें यही पढ़ा जाता है कि एनवायरनमेंट को अल्टर करने पे जैसे कैंसर होता है। क्यों कहते हैं धूम्रपान से कैंसर क्या होता है? कि धूम्रपान में जब आप धूम्रपान करते हो तो जो नशीले पदार्थ होते हैं उसमें कुछ ऐसे जो है क्या कहें तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के जेनेटिक्स में प्रॉब्लम करते हैं, और जब बॉडी के जेनेटिक में चेंज आता है तो उसकी वजह से वो कैंसर जैसा रोग जो है
हमारी बॉडी में जो है हो जाता है। तो इसी तरीके से ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हम इन्वायरमेंट, जो हम अपने वातावरण को ऑल्टर करके बदल कर, तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी निकल के आ रही है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ फेनोटाइप, फिर उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, है ना। हम उनकी इम्प्रूवमेंट को लेके बात करेंगे, जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हमारे सामने आई है इन्वायरमेंट को बदल करने से, तो उनके इम्प्रूवमेंट को कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है, ये हम यूफेनिक्स में बात करते हैं। एथोलॉजी क्या होती है? एथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एथोलॉजी का मतलब देखो, नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई जो जानवर है या जो कोई लिविंग है वह पानी में रहता है, कोई लिविंग जंगलों में रहता है, कोई लिविंग स्नो में रहता है, कोई लिविंग आपका रेगिस्तान में रहता है, कोई लिविंग आपके वर्षा वनों में रहता है, कोई लिविंग आपके बिल्कुल जो उष्म जो सूखा एरिया होता है उसमें रहता है। तो जो उनकी नेचुरल हैबिटाट है जहाँ पर वो रहते हैं, और वहाँ के जो जानवर हैं, है ना, उनके बिहेवियर को लेकर जो है अध्ययन किया जाता है, उनके हैबिटाट को लेकर अध्ययन किया जाता है जहाँ पर वो रहते हैं। तो उस पर जो ब्रांच है उस अध्ययन को, या फिर उस ब्रांच क्या बोलते हैं हम, एथोलॉजी। इथोनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। इथोनोलॉजी देखो, आपने देखा होगा इथेनिक रेसेस। इथेनिक रेसेस देखो क्या होता है, ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारी रेसेस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारा जो शेप है बॉडी का, या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, या जो बॉडी का जो टेक्सचर है, या आप अपने जैसे देख पाते, वहीं आपने जापानीज को देखना, कोरियंस को देखना, इंडोनेशियंस को देखना, चाइनीज को देखना, तो ये थोड़े से अलग दिखते हैं आपसे। ठीक वहीं फिर आप अफ्रीकन्स को देखिए, वो आपसे थोड़ा सा अलग दिखेंगे, वो ब्लैक होंगे, उनके बाल ज़्यादा करली होंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ी अलग बनावट हो, मतलब बनावट क्या वही होता है, थोड़े बल्की होते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद आप यूरोपियंस को देखिए, वो उनका जो है फेयर होता है, हमारा जो है ना ही हम कॉम्प्लेक्स ब्राउन, हम ब्लैक में है, ना ही हम फेयर में, तो हमारा जो है मिक्स कॉम्प्लेक्शन होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रेस है, या फिर आप एक ह्यूमन ही है सब, लेकिन आप इनको डिस्टिंक्ट कर सकते हो, आप इनको अलग कर सकते हो बाय देयर कलर, बाय देयर लुक्स। का अलग का मतलब है पहचान करने के लिए यहाँ पर बात करी जा रही है। तो इस तरीके से जो मानव है उसके अंदर भी बहुत सारी रेसेस है, तो उन रेसेस को स्टडी करना, उनको अध्ययन, उनको समझना, उनके पीछे कारण ढूंढना, इन सबको क्या बोला जाता है? इथोनोलॉजी। अब बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। तो जो बीमारी फैलाने के जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं, किस कारकों से बीमारी फैलाई जाती है, कौन इसके मुख्यतः पीछे होते हैं, उन सब को लेकर जब अध्ययन करते हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी। वहीं बात करें एंटोमोलॉजी, तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि एंटोमोलॉजी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट से जुड़ी हुई बातें, इंसेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन करना, उनके व्यवहार को समझना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे होते हैं एंटोमोलॉजी, क्या इंसेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इन सबको डिटेल रूप में समझना जो होता है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी को, इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। तो अब आप देख रहे हो स्पेस में जो है लाइफ की जो है उसको स्टडी करने के लिए, यानी पृथ्वी से बाहर, उनको हम बोलते हैं एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। जिन प्लैनेट्स पे, जिन ग्रहों पे जीवन होने की संभावना होती है, तो उसको बोला जाता है एक्सो प्लैनेट्स। ठीक, तो एक्सोबायोलॉजी की मतलब क्या होता है कि जो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी हम बात करें पृथ्वी से बाहर की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो लाइफ होती है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है ना, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। तो जीवन के लिए क्या क्या तत्व जरूरी होते हैं उनको लेकर बात करी जाती है, किस तरीके से वह जीवन में विकास हो सकता है उसको लेकर बात करी जाती है। ठीक, अगली बात आती है एंडोक्रायोनोलॉजी। तो एंडोक्रायोनोलॉजी क्या होती है?
स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो जो बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको लेकर स्टडी करी जाती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर पढ़े जाते हैं, जैसे हमने ग्लैंड्स के अंदर पढ़ा है ये, तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में भी होता है। उसको लेकर पढ़ाई जो है स्टडी करी जाती है, वो किस तरीके से काम करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का जो रोग या उससे होने वाले किसी भी प्रकार के रोग का खतरा होता है तो हम उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एथनोबॉटनी। अब देखो ये दो वर्डों से बना है एथनोबॉटनी, ठीक है, एथनोबॉटनी द स्टडी ऑफ रीजनल प्लांट। जैसे आपने इथोनोलॉजी पढ़ा था ना कि एथेनिक्स की बात करते हैं, डिफरेंट रेसेस की बात करते हैं ह्यूमन के ही अंदर, मानव के ही अंदर, उसी तरीके से इथोनोलॉजी होता है। इथोनोलॉजी में क्या होता है कि हर एक रीजन, जैसे पहाड़ों में अलग वनस्पति होगी, जंगलों की जो आपके वर्षा वन होते हैं उनकी अलग वनस्पति होती है, रेगिस्तान की अलग वनस्पति होती है, जहाँ बर्फ रहती है वहां पर अलग वनस्पति होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स को लेकर, और जो रीजनल प्लांट है जो मुख्यतः एक ही एरिया में पाए जाते हैं, वो दूसरी जगह नहीं पाए जाते, उन प्लांट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। और उनका यूजेस, उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको लेकर जो है अध्ययन कर रहे हैं थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो भी हमारे पास उसकी ट्रेडिशनल जानकारी है उसके माध्यम से हम उन रीजनल प्लांट्स को लेकर जो है अध्ययन करते हैं, उनके इस्तेमाल को लेकर अध्ययन करते हैं। तो ये जो पूरा रीजनल, या आप बात करें जो हर जगह के जो पेड़ पौधे होते हैं, अब मान लो रबर, उदाहरण देता हूँ मैं, रबड़ के पौधे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब में जो है रबड़ का जो है उत्पादन ज़्यादा होता है। तो रबड़ कहाँ होता है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर रबड़ ज़्यादा होती है। तो हर एक इस तरीके से अलग है, तो उसको बोलते हैं हम एथनोबॉटनी। अब आता है हमारा एंजाइमोलॉजी। तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। ये बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, उनको करने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो केमिकल अभिक्रियाएं चल पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उसमें एंजाइम्स बहुत मददगार होते हैं। तो एंजाइमोलॉजी में क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो केमिकल स्ट्रक्चर, एंजाइम के केमिकल स्ट्रक्चर को लेकर पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, किस तरीके से वह काम करता है, क्या हमारा बॉडी का केमिकल स्ट्रक्चर है, क्या बनावट है, उन सब को लेकर जो है एंजाइम्स को लेकर हम एंजाइमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, देखो, कल स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। जो पेटल्स होते हैं, तो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक। फ्लावरी से फ्लावर मतलब समझ लेना, राइट, ठीक। तो कल्टीवेशन क्या हो जाएगा, तो स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। देखो फॉरेस्ट्री जो होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मेनली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट्री ना, जब हम ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे इसको, तो ज्योग्राफी में फॉरेस्ट्री बहुत टाइप की होती है। अर्बन फॉरेस्ट्री होती है, राइट, आपकी जो है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री होती है। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब क्या होता है कि जैसे शहर है, शहर में क्या गाड़ियाँ होती है, इंडस्ट्री होती है, तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसकी जीवन पे थोड़ा सा खतरा होता है। तो उसके लिए रोड के सहारे बहुत सारे जो है, रोड के सहारे या दोनों रोडों के बीच में जो है, एक तरीके से आप कहें तो पौधे लगा दिए जाते हैं। वो एक नेचुरल बैरियर का भी काम करते हैं और वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जगह जगह पे पार्क बनाए जाते हैं, और घने जो है डेंस पार्क बनाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहें। और मतलब कुछ बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके को हम बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट यानी जंगलों के मैनेजमेंट को लेकर, विकास को लेकर जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री। तो याद रखना, इसमें जो बात करी जाती है जंगलों के विकास और अध्ययन को लेकर बात की जाती है फॉरेस्ट्री के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट
हम बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो आप समझ गए होंगे, फूड टेक्नोलॉजी ये खाना और उससे जुड़ी हुई तकनीकी या प्रौद्योगिकी से जो है बात हो रही है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग है ना, कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया खाना। प्रिजर्व, संरक्षित करना। स्टोरेज, अब देखो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने चिप्स कुरकुरे या कुछ ऐसा बाहर का जो पैकेट फूड खाया होगा, तो देखना उसमें जो है वस्तु जो है, आइटम आता तो कम है खाने का, लेकिन गैस बहुत भरी रहती है। उसमें गैस भरने के पीछे का एक रीज़न होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस जो है उसमें डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जा रही है उसमें समझिए। नाइट्रोजन गैस डालने के पीछे का रीज़न जो होता है वो ये होता है कि वह उसको जल्दी से, और एक तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आकर उसका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ऑयल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे वो खराब हो जाता है। तो अब आप एक फूड को पैकेट में रख के 6 महीने भी चला सकते थे, 1 साल की भी चलाते, उस पर एक्सपायरी डेट नीचे लिखी आती है। तो क्या है कि आपने उसकी लाइफ बढ़ा दी खाने की। तो अब लाइफ बढ़ा दी तो उसको स्टोर करना आसान हो गया, प्रिजर्व करना आसान हो गया, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया। अब जैसे दूध होता है, दही होता है, इनको क्या जाता है, इनका पैस्चराइजेशन करा जाता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। फिर इनको थोड़ा ठंडी जगह पे रख के पेस्चराइज मिल्क को 2 दिन 3 दिन चला दिया जाता है। और इस देखो जब इसका जो है प्रिजर्वेशन बढ़ गया, तो इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो क्या हो जाएगा उससे कि जो है बिजनेस भी इससे होता है। तो प्रिजर्वेशन और ट्रांसपोर्टेशन इजी करने को लेकर जो अध्ययन करा जाता है, उसको लेकर जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाता है खाने को लेकर, खाद्य सामग्री को लेकर, उसको आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी। राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेंसिक साइंस। देखो फॉरेंसिक साइंस ना अपने आप में ही एक पूरी की पूरी ब्रांच है। फॉरेंसिक साइंस जो है अपने आप में एक पूरी ब्रांच है, लेकिन इसको हमने बायो में क्यों रख लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बायो में जुड़ी रहती है। जैसे मान लो कोई कहीं पर घटना हुई, ठीक है, कोई आपराधिक घटना हो गई, और वहाँ पर जो आपको सबूत चाहिए होते हैं, जैसे मान लो कोई किसी बॉडी, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि फॉरेंसिक डॉक्टर्स बताते हैं कि इसकी मौत लगभग इस समय हुई थी और यह इस स्थिति में था, इस तरीके से इस पे हमला किया गया, घाव का जो है निशान इस तरीके से है। तो ये जो पूरा अध्ययन करा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स एविडेंस टू आइडेंटिफाई द कॉज और द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट। तो क्या पीछे का ये मृत्यु का कारण बना, किस तरीके से इसकी मृत्यु हुई। अगर किसी को पॉइजन दिया गया तो उसकी बॉडी में टेस्ट करा जाएगा कौन सा पॉइजन दिया गया, किसके माध्यम से दिया गया। अब फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, कुछ बाल मिलेगा, उससे डीएनए का पता करेंगे, फिंगरप्रिंट्स का पता करेंगे। तो ये सब आपने फिल्मों में भी बहुत देखा होगा, किस तरीके से फॉरेंसिक चीज़ों का अध्ययन करके जो है आप इसके बारे में पता लगाते हैं। तो एक बहुत ही चर्चित शो आता था एक टेलीविजन पे, सोनी पे, सीआईडी। तो उस शो में भी आपने देखा होगा कि जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं तो वो जानकारी देते हैं किस तरीके से जो है क्राइम या क्राइम सीन के बारे में जानकारी पता करते हैं। तो ये जो फॉरेंसिक साइंस है ये जो है कह सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन यूज होता है ना, बायोलॉजी का एप्लीकेशन यूज होता है, बायोलॉजी की चीजें इसमें यूज हो जाती है, ताकि यहाँ पर ये चीजों को समझा जा सके, बताया जा सके कि क्या ये चीजें दी गई हैं इस क्रिमिनल या इससे जुड़े हुई एक्ट में। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट और 24 लगभग 48 जो है ब्रांचेस को लेकर अभी हमने अध्ययन करा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा क्या चीज़ें आपको हमने बताई गई। इन सबको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, चीज़ों को याद करना है। आपको एक्सप्लेन करने के पीछे रीज़न यही है ताकि आप इनको याद करें और आपको देर लंबे समय तक याद रहे, ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर पाए। तो फिर आज की क्लास में हम यहीं रोकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जो चीज़ें आपको बताई गई उनको अच्छे से समझिए, पढ़िए, लिखिए, और बाकी की जो चीज़ें होंगी वो हम आने वाली क्लासेस में जो है अपना रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो जो बाकी की कुछ ब्रांचेस और बची हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेस में जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ताकि ये जो चैप्टर है आपका ये जल्दी समाप्त हो। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।